हेलो, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं हूं विष्णु सर और संभव बेच में स्वागत है आपका। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले आपको क्या ही बोलूं, आज तो मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। वही जो आपने सबसे सुना है वही जो चलता रहता है। सभी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वगैरह, जो भी आप समझ लीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, नए साल पे जो भी आपने सोचा है, आपको अपना लक्ष्य मिले, आपको आपकी हर खुशियां मिले और आपको जो भी असंभव लगता है आप उसके लिए मेहनत करें और उसे संभव बनाएं। बस यही मेरी आशा है और यही मेरी आपके लिए जो हार्दिक इच्छा है कि आप सक्सेस हो, आप अपने एम के लिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो लक्ष्य की आपको प्राप्ति हो। ठीक है, तो चलिए अपनी जो जर्नी है उसे आगे बढ़ाते हैं। पहला वीडियो है क्लास का और हमारे पास, मैं पहले आपको बता देता हूँ ये सब कुछ कि देखो, लाइटिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ा शाम का यानी इवनिंग नाइट का टाइम है, लगभग नाइट कह सकते हैं हम इसे, और थोड़ी आवाज़ भी गूंज रही होगी, इको होगा थोड़ा सा, तो क्योंकि आसपास जो रूम है मैंने बहुत कोशिश कर ली इसकी आवाज़ ना गूंजे। बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मेरे मतलब ये जो क्लास रूम है इसके बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वैसे भी इसके अंदर आवाज़ गूंज रही है। खिड़कियां मैं खोल नहीं सकता, ठंडी हवा लगती है। अरे यार, बड़ी ठंड लगती है देखो एक तो आजकल, और ठंडी हवा के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर ये मेन रोड पर है तो जो साधनों की आवाज़ आती है वो आती है बार बार। आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, लोगों की आवाज़ें सुनाई देगी, तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, थोड़ा मैं होऊंगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप। यदि आपको थोड़ा सा साउंड क्वालिटी ऐसा लग रहा है कि नहीं काम ठीक ठाक चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसी को कंटिन्यू रुकूं। और आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हमारी साउंड क्वालिटी जो है वो बेटर होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आपका कमेंट का बड़ा इंतजार रहता है मेरे को, ठीक है। आप वहां कमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके टेलीग्राम के अंदर लिंक दे रखा है, जहां पर एक हमारा जो क्लासेस का लिंक है, जहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बुक्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक और ग्रुप है जहां आप मेरे से सीधे मन की बात कर सकते हैं, आपके मन के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वहां पे एक ग्रुप का एक लिंक दे रखा है। हम और वहां आप दोनों मिलके करेंगे दो बातें और अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मजा आएगा जब दोनों साथ साथ मिल चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा साउंड क्वालिटी के साथ आप जो है एडजस्ट करना। आपको लगता है कि ठीक है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मुझे बताना। और इसके अलावा आप ईयरफोन लगा के भी आप आसानी से इसको सुन सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो बात करते हैं आगे संभव बेच की। मैं आपको इसके बारे में दोबारा बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक हाइलाइट्स मेन बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो गए जब मैंने इस वीडियो को डाला कि संभव बेच किस कोर्स के लिए। तो भाई, आप यदि आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। यदि आप एयरफोर्स नेवी एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है। लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, तो ये कोर्स आपके लिए है। और यदि आप सेकंड ग्रेड टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर 11th 12th और ग्रेजुएशन की फिजिक्स आएगी, तो हम 11th 12th की फिजिक्स और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके हर छोटी छोटी बेसिक बातों को यहां पर लेकर चलने वाले, तो ये कोर्स आपके लिए भी है। तो इन चारों में से आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसको आपका सब कुछ, उस कोर्स से रिलेटेड आपको सब कुछ यहां मिलने वाला है। तो आप ये टेंशन मत लो, ये तो आईआईटी के लिए, मैं आईआईटी नहीं कर रहा, मैं तो लैब असिस्टेंट कर रहा हूं। अरे भाई, फिजिक्स वही होती है। मैं तुम्हें एयरफोर्स के नाम पे भी वही पढ़ाऊंगा, नेवी के नाम पे भी वही पढ़ाऊंगा और एनडी के नाम पे भी वही पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है। तो भाई, हम यहाँ पढ़ने वाले 0 लेवल से हाई लेवल तक, जहां पर इन सबका लेवल कवर हो जाएगा। आपको जितना चाहिए उतना उठा लेना, जितना नहीं चाहिए उतना छोड़ देना, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए हमारे आज की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को। चलिए, तो संभव बेच फिजिक्स का बूस्टर डोज, क्योंकि हमारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसे हमें बूस्ट करना है, इसके लिए बूस्टर डोज नाम दिया इसको। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम इंट्रो लेंगे, इसका क्या होने वाला है, क्या टॉपिक है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी, अरे क्या हुआ था ऐसा कि इसकी जरूरत पड़ी, है ना। अपन को तो यही तो चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं यहां पे छोटा ही नाम लिखूंगा, बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है।
थोड़ा जहाँ तक मुझे लगता है बोर्ड को मैंने सही ले रखा था डायमेंशन के हिसाब से, बट थोड़ा बहुत ये हिल जाता है या कैमरा थोड़ा सा सेट नहीं हो पाता, वायर खिंच जाता है माइक से, तो आप थोड़ा देख लेना, मैं एक बार चेक कर लूंगा फिर भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। अब आप कहेंगे सर कौन सी कहानी सुना रहे हैं यार, ये मतलब आप क्रैश कोर्स करवा रहे हो या फिर क्या मजाक बना रखा है आपने? मजाक नहीं बना रहे, हम धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टार्टिंग जर्नी को, ठीक है। फिजिक्स अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग डेफिनेशंस आती है, कोई क्या देता है कोई क्या बोलता है, घूम फिर कर जो टोटल कहानी आती है जो आज तक मेरे समझ में ये एकदम शॉर्टकट में, वो ये है कि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, इस नेचर को जानना ही फिजिक्स है। बट इस नेचर को जानने के लिए हमें सिस्टमेटिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्रमबद्ध ज्ञान बोल सकते हैं जिसको ना, सिस्टमेटिक, है ना। एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, तो एक सिस्टमेटिक मैनर होगा, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास नॉलेज है वो नॉलेज हमें फिजिक्स से मिलती है। तो फिजिक्स हमें नेचर को जानने में हेल्प करती है, नेचर में क्या हो रहा है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब। तो नेचर के जितने भी नियम हैं हम फिजिक्स से समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स में तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। मैं धरती पे खड़ा हूं, धरती माता मुझे खींच रही है, सूरज भगवान धरती माता को खींचने में लगे पड़े, चंदा मामा धरती माता से खींचे पड़े हैं, ठीक है। समुद्र में लहरें उठ रही है, क्लियर सी बात है। मैं किसी चीज को धक्का देता हूं वो उड़ना चालू कर देती है, या वो ऐसे उछल कर नीचे गिर जाती है, या वो चलना चालू कर देती है, एनीथिंग, ठीक है। तो इन सब घटनाओं को जानने के लिए जो हमने एनालिसिस किया, प्रैक्टिकल किया, लॉस के बारे में बार बार खोजबीन करी, तो हमारे पास नियम निकल कर आए जो हमें फिजिक्स से पता लगे। फिजिक्स के नियम तो हमें पता लग गए, लेकिन उन नियमों के बीच में जो नेचर के जो घटनाएं हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, इन सब का कंफ्यूजन भी हमें होने लगा। तो फिर इसके लिए हमने क्या किया, नया नाम निकाला, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, उसको नाम निकाला जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूं इसे भौतिक राशि। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। टेक्निकल वर्ड्स जो होंगे उसे हम हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में समझ सके, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में समझ सके। बाकी तो कहानी हमारी मातृभाषा हम हिंदी में बोलते हैं, फीलिंग इधर ही आती है यार, मतलब कुछ भी कहो, लेकिन जो फील हिंदी में आता है ना वो मुझे इंग्लिश में नहीं आता। तो मजा भी आता है, समझ भी जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को केवल समझ में आना चाहिए, इशारों में भी समझ जाएगा ना तो भी अच्छा है। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी, सिंधी, कुछ भी, पंजाबी, हरियाणवी, जो भी लैंग्वेज है मैं बोलूं, लेकिन यदि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं किसी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज को बोलूं, आपको तो समझ में नहीं आ रहा, आपके तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो कोई फायदा नहीं है उसका। बट यदि मैं कुछ इशारे में भी समझा दूं और यदि आपको समझ में आ जाए, बेस्ट वे में समझ में आ जाए, तो फिर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपको लैंग्वेज आपको हिंदी मिलेगी, यानी आपको जैसे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब मिलेगा। टर्मिनोलॉजी, सवाल, क्वेश्चन सब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, तो चिंता मत करना। आप इंग्लिश मीडियम में हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और यदि आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, तो फिर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। हमने क्या किया, जो अलग अलग घटनाएं हो रही थी फिजिक्स में या नेचर के अंदर, जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन बताने के लिए हमने एक नया नाम खोला। उस रिश्ते को नाम दिया हमने फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात कह सकता हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी ही ऐसा नाम है, ऐसा नाम कह सकता हूं, है ना। वीडियो मत बना लेना एक छोटा सा, आजकल तो रील्स और शॉर्ट के जमाने चल रहे। देखो सर गलत बोल गए, गलत नहीं बोल रहा, मतलब मैं अपनी फीलिंग के हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे हम कुछ नहीं जानते और हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ का मोटो है वो है यही कि हम करेंगे जीरो से हीरो वाला लेवल, ठीक है। अरे ये माइक हिल गया है, एक मिनट देखो भाई। चलिए,
ठीक है, मिलेगा जीरो से हीरो वाला लेवल, तो स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट हीरो थोड़ी बनेंगे। जो डायरेक्ट हीरो बनते हैं बेटा पहले फ्लॉप हो जाते हैं वो, ठीक है। और हमारे बेच में जो संभव बेच है उसमें हमें फ्लो नहीं होना है, वो तो हम पहले से हैं भाई। हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारे को फिजिक्स नहीं आ रही है, डाउट्स हो रहे, तो हम तो पहले से ही फ्लॉप है। फ्लॉप नहीं, सुपर हिट देना है मूवी को। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स अभी हमारे हाथ में है, ठीक है। चलिए भाई फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। मैं इधर उधर भटक जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, बातों में। तो जो अलग अलग घटनाएं समझने के लिए हमने नया नाम निकाला, वो बोला हमने फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के जो भी प्रकृति के नियम थे, फिजिक्स के नियम थे, उनको हमने थ्योरिकली पढ़ा, बट उसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत पड़ी उसे हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी फिजिक्स के नियम को, लॉ ऑफ फिजिक्स को मैथमेटिकली फॉर्म में हमें बताती है, ठीक है। अब दिक्कत हो गई कि यार फिजिक्स राशियां तो ठीक है, नाम निकाल दिया हमने भाई, मैं धरती पे खड़ा हूं, धरती माता मुझे खींच रही, मैंने उसका नाम निकाल दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है भाई, समझ गए। मैं किसी को धक्का देता हूं तो मैंने उसको बोल दिया बल। यदि वो चलती है तो मैंने उसमें बोल दिया कि इसमें आ गया वेग। उन घटनाओं को हमने मैथमेटिकली फॉर्म में बनाने के लिए हमने इनका सहारा लिया, बट इनको नापू कैसे? नापने के लिए मतलब पता भी तो होना चाहिए मैं किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, पेन है, समझ में आया। लेकिन मैं कहूं यार ये पेन है, ये दो है, ये दो लग रहा है मुझे, ये ऐसे बड़ा सा भी दो है, ये ऐसे वजनदार भी दो है, तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं दो क्या बोलूं। भाई मैंने कहा ये दो है, क्या दो है भाई? इसकी लंबाई दो है, इसकी चौड़ाई दो है, इसका द्रव्यमान दो है, या इसका आयतन दो है, या इसके ऊपर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, या इसका वेग 2 है, पता नहीं लगा ना कुछ, ठीक है। वैसे तो मैंने बोल दिया 2 न्यूटन का बल, मैंने साथ में मात्रक बता दिया, बट इतनी देर में 2 कर रहा था तो पता नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया कि भाई इन भौतिक राशियों को हमें नापने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? मात्रकों की। किसकी? मात्रकों की, यानी हमें यूनिट्स चाहिए। मात्रक, हमें क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। फिर हमने इनके यूनिट्स फिक्स किए, फिर हमने जो भी फिजिक्स के जो नियम थे, नेचर के जो नियम थे, जिन्हें हमने फिजिक्स के थ्रू समझा, उन्हें फिर हमने मैथमेटिकली फॉर्म में ढाला, ठीक है। थ्योरिकली जो हमने समझा, जो नॉलेज हमने लिया, उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में समझ लिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर मेरे पास मैथमेटिकली फॉर्म कैसे? भाई मैं किसी डब्बे को धक्का दे रहा हूं, धक्का, मैंने कहा कि मैं इसको यार धक्का दे रहा हूं खींच के, और धक्का देने से ये चला, ये खुद m किलो का है, यानी m है इसमें, m क्या? मैंने उस चीज का नाम दिया द्रव्यमान। भाई इसका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, m है, ठीक है। नापो किसमें? किलो में, यानी ये इसके मात्रक हो गया, वरना मुझे पता ही नहीं लगता कि क्या है। जो मैंने इसके बारे में बोला ना, 2, वो मैंने कहा कि ये 2 किलो का है, तो तुम कहोगे कि 2 किलो इसका द्रव्यमान है। मैंने कहा कि ये 2 मीटर लंबा है, तो आप समझ जाओगे, ये मैं कहूँगी ये 2 मीटर का है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये 2 मीटर लंबा है, समझ जाएंगे। मैंने कहा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, या इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है, या इसके पास गति जो होगी वो 2 मीटर पर सेकंड की होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यानी मैंने कहा 2 मीटर का है, तो आप समझ गए कि ये लंबाई 2 मीटर है। ऑटोमेटिक दिमाग में आइडिया है ना आपके, 2 मीटर का है। आप ये तो सोचोगे नहीं, अच्छा 2 मीटर है, अरे यार ये कहीं 2 मीटर किलो का तो नहीं हो सकता, 2 मीटर जितना भारी तो नहीं हो सकता। नहीं भाई, 2 मीटर यानी लंबा कहेंगे आप, ठीक है। 2 किलो इसका आप मास कहेंगे, मास द्रव्यमान और भार में फर्क है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। चलिए अभी तो केवल आज इंट्रोडक्शन क्लास है, कल होने वाला है घमासान। आज कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, और इंट्रोडक्शन क्लास आप बोरियत फील ना करें, तो थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि आपको समझ में आए क्यों हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि मैं इसको धक्का दे रहा हूं भाई, और जब मैंने इसको धक्का दिया, भाई ले जा आगे, ये किसका ये पहले रुका हुआ था, यानी इसका प्रारंभिक वेग देखो, रुकने से हमें पता लगा इसका वेग कितना है, 0। ये चलते इसका वेग आ गया v, और इसके अंदर त्वरण यानी एक्सीलरेशन आ गया a,
जब इसके अंदर एक्सीलरेशन आया तो हमने कहा कि जब मैंने इसको धक्का दिया तो मैंने इसके ऊपर लगाया बल, और वो बल इस m और a की टर्म में होगा m इंटू ए। यानी मैंने जो धक्का मारा था उसे मुझे मैथमेटिकली फॉर्म में समझाना था, तो मैंने बोला कि m इंटू ए। मैंने धक्का मारा m किलो के ऊपर और उसका त्वरण, उसमें एक्सीलरेशन आ गया a, तो मैंने जो धक्का मारा उसका नाम था f, और उस f को मैं लिख सकता हूं m इंटू ए। तो मुझे इस धक्का देने वाले नियम को, थ्योरिकली जो नियम है कि मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो ये किसके का, सिंपल सी बात है, इसे मुझे मैथमेटिकली फॉर्म में बताने के लिए मुझे जरूरत पड़ी m इंटू ए की, जो कि है फिजिक्स राशियां। यानी किसी भी फिजिक्स के नियम को समझने के लिए, जानने के लिए, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उस चीज का नाम है भौतिक राशि, यानी उस रिलेशन, उस रिश्ते का नाम क्या है, भौतिक राशि। बस उस राशि को भी समझाने के लिए, हमें जरूरत पड़ती है मात्रकों की, वरना क्या है इसमें खूब सारी राशियां हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन राम है, कौन श्याम है, कौन सीता है, कौन गीता है। आई मेरी बात? तो राम का मात्रक अलग होगा, राम की यूनिट अलग होगी, श्याम की यूनिट अलग होगी, सीता की यूनिट अलग होगी, तो गीता की यूनिट अलग होगी। आपको एक जैसा नहीं लगना चाहिए। भाई मैं कहूँ आपको कि ऊर्जा घनत्व, जैसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, और मैं कहूं कि ऊर्जा, मैं कहूं कि एनर्जी, तो आपको दोनों अलग अलग समझ में आने चाहिए। इन दोनों की अलग अलग यूनिट होती है, इन दोनों का अलग अलग मात्रक होता है। तो इन दोनों की जब अलग अलग यूनिट होगी तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या चेंज है, क्या फर्क है एनर्जी में और एनर्जी डेंसिटी में। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, रटना नहीं है। रट लिया तो बन जाओगे भूला। देखा होगा मूवी में, मैंने भी देखा था एक बार, वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आता, मैं भूल जाता हूँ। देखता हूँ मैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी देखता हूँ, कुछ नॉलेजफुल चीज़ें भी मिलती हैं वहाँ से, लेकिन भूल जाता हूँ कि उनका नाम क्या है, ऐसे बस निकल जाता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रह पाती है। तो रट लोगे तो बन जाओगे भूला। भूला नहीं बनना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि जब आप सवाल लगाओ, एक बार सवाल बनेगा, 2 बार, 3 बार, तो फिर लगेगा कभी कभी कि अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, लेकिन वो तभी लगेगा ना भाई जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब थोड़ी सी इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। कई लोग सोच रहे होंगे सर इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं, बट मुझे लगा कि आज देना चाहिए इसलिए। ठीक है, नया साल है, आप भी आज एंजॉय कर रहे होंगे इसलिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज की, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत लिख देता हूं मैं, आप थोड़ा सा समझ लेना। जस्ट गो थ्रू माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं के साथ जाइए। अरे सर ये भावनाएं कौन है? अरे भाई भावना के साथ रिश्ता बना के रख। रिश्ता मतलब, अभी कई लोग सोच रहे होंगे बाबू सोना, अरे नहीं रे, यही है रे बाबू सोना, जो भी है इसको मान लो रे। तुम्हें बाबू चाहिए तो ये है, सोना चाहिए तो ये है, तब ही आपका जो असंभव जैसा सपना है वो संभव में बदलेगा, नहीं तो फिर तो बाबू सोना ही रह जाएगा। ये बात ध्यान रखना, और कोई किसी का नहीं होता है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, एक दिन तो कटेगा, सबका कटेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फिर हमने 2 पार्ट में बांटा, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, पहला पार्ट बांटा हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी मैं इन्हें कह सकता हूं मूल राशियां। फिजिकल क्वांटिटी तो आपको समझ में आई ना, मैथमेटिकली फॉर्म में समझने के लिए में जरूरत है। किसी भी फिजिक्स को या किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला को समझने के लिए, बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, समझ गए बिल्डिंग ब्लॉक्स? अरे दीवार बनाने के लिए तुम्हें ईंटें चाहिए होती है ना, ईंटें दिखते ही समझ जाओगे तुम दीवार है, सभी ईंटें मिलकर बनाती है दीवार। वैसे ही ये तुम्हारी ईंटें हैं, इनको तुम ईंटें कह सकते हो। सभी फिजिकल क्वांटिटी मिलकर कोई ना कोई फॉर्मूला बनाती है, बस हमें उनको एक नियम, एक सिस्टमेटिक मैनर, एक क्रमबद्ध ढंग से एनालिसिस करके, हमें प्रैक्टिकल करके, रिजल्ट्स निकाल के, रिजल्ट्स के बारे में भी ढंग से रिसर्च करके उन्हें सेट करना होता है। और ये काम बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग करते ही हैं। ठीक है, चलो तुम में से भी कोई तो वैज्ञानिक बनेगा, कुछ तो खोजेगा। अरे कुछ नहीं खोजेगा तो कोई बाबू ढूंढेगा, कोई सोना ढूंढेगा,
और जिसको अपना लक्ष्य ढूंढना है वो अपना लक्ष्य ढूंढेगा। ठीक है, तो मूल राशियों की बात करें, मूल राशि यानी मूल राशि क्यों कहते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, मैं यहाँ पे लेता हूँ डिराइव्ड, व्युत्पन्न, जैसे हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न, ये सबके लिए है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दोनों लैंग्वेज में अलग अलग बना सकूं, तो इसलिए संभव बेस का आपको जो पोस्टर मिलता है यानी थंबनेल जिसको बोलते हैं, उस पर IIT नीट एयरफोर्स ये सब लिखा होता है। लेवल असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड नहीं लिखा है, अभी लिख दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि ये आपके लिए है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये मत समझिए कि ये सर इसके लिए पढ़ाए। संभव यानी सब में संभव है, हमारे को सब में संभव चाहिए रे। अरे बाबा हमारे को सिलेक्शन चाहिए, कहीं से ही पढ़ो, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए मूल राशियों की बात करते हैं। इन्हें मूल राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी किसी पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे कह दीजिए, इन्हें जब भी आप कुछ बताओगे तो इन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप के बारे में बताने की कभी किसी और चीज के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें आप मतलब ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर, समझ गए? अभी तो चल ही रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इनके अंदर भी मैं ले लेता हूं द्रव्यमान, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m भी लिखते हैं। मुझे कई बच्चे मिले थे कि सर आप टाइम को कैपिटल T से लिखते हो और फिर कभी कभी स्मॉल t से लिख देते हो। अरे बाबा दोनों ठीक है रे, ये तो मैं न्यूमेरिकल करते करते डाल देता हूँ, कैपिटल T भी लिख देता हूँ, स्मॉल t भी लिख देता हूँ। T फॉर टेम्परेचर होता है, लेकिन सर आप तो स्मॉल t भी लिखते हो, कभी कभी ऐसे लिख देते हो कैपिटल टाइम का T। अरे यार ये भी टाइम है, ये भी टाइम बोल सकता है, टेम्परेचर बोल सकता है। जब टेम्परेचर और टाइम एक जगह कहीं आ जाते हैं तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको T बोल देता हूँ, इसको T बोल देता हूँ। सिंपल सी बात रही, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द्रव्यमान को M से लिखते हैं, तो इसे नाप मतलब आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी ना, इसे मापने के लिए आपको पता कैसे लगेगा द्रव्यमान कितना है, किस चीज में है द्रव्यमान। मैंने कहा ये 2 है, क्या है 2? मैं कहूँगा ये 2 किलो का है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है, 2 किलो है। यानी द्रव्यमान को बताने के लिए भी मुझे किसी इंडिकेशन की जरूरत पड़ी। अरे किसी साइन की जरूरत पड़ी, इंडिकेशन की जरूरत पड़ी ना बाबा, पड़ी ना, तभी तो पता लगा 2 है, किलो का है। वरना मैं कहता ये 2 है, आप समझते नहीं क्या है। मैंने कहा 2 मीटर का है, तो आप समझ गए कि इसकी लंबाई 2 मीटर है। भाई कितने मीटर है? 2 मीटर है, समझे ना। तो हमारे को किसी इंडिकेशन की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं मात्रक। तो इसको बताने के लिए जो मात्रक है वो है केजी। अभी मात्रकों की कहानी भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। हमने लिया लंबाई, लंबाई L से लिखते हैं, स्मॉल l से भी लिख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल में है ना, ऐसे मत कहना सर ने तो बोला था कैपिटल L से लिखेंगे। विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूला में ये कैपिटल लेटर्स में आएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो MLT जो आता है, आपने पढ़ा भी है तो आपको मुझे लगता नहीं कि पूरी बातें बतानी पड़ेगी, इन छोटी छोटी बातों को आप समझते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक कहानी के हिसाब से बढ़ा दिया। लंबाई को आप L से लिखते हैं, स्मॉल l लिख देना, न्यूमेरिकल करो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबाई को L से लिखेंगे और उसे नापेंगे मीटर। अब कुछ के दिमाग में होगा अरे बाबा मैं तो सेंटीमीटर में मापूंगा, नहीं मैं तो ग्राम में लिखूंगा। तो इनके बारे में बात करेंगे। हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। एजुकेशन के साथ चाहिए स्टैंडर्ड वाला। सर के पास तो बोर्ड है, सर अच्छा ही नहीं पढ़ाते होंगे, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। सर के पास तो एक अच्छी लाइट नहीं है इधर चेहरे पे, सर तो काले काले दिखते हैं। अरे यार मेरे को मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, इधर क्या लीपा पोती करके पुरानी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा भाई। 27-26 साल का हूँ, 26-27 साल का, तो 26-27 का ही रहूँगा ना भाई। जवानी दिखा के किधर जाऊँगा, तुम्हें भी जवानी दिखा के किधर जाना है। इसको बढ़ाओ, इसको नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ेगी, जॉब लगेगी, सेट होगे लाइफ में, बस वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्यूटी पार्लर कोर्स करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता भाई, समझ गए। और तुम्हें लगता है कि पाउडर थतेरने से कुछ होएगा तो फिर तुम देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमें स्टैंडर्ड चाहिए होता है ना, लेकिन हमें क्वालिटी और कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, एक ऐसे माइक होना चाहिए। भाई मेरी तो आवाज़ गूंजती है इधर, इसमें भी फिजिक्स से क्या करो, इको आवाज़ गूंजना। मान लो मेरी आवाज़ सामने वाली दीवार है उससे जाके टकरा के आ रही है, ठीक है, मैंने लगाया दिमाग किया टकरा के आ रही है, मैंने अभी बोला, मैंने यहाँ से बोला, ये लो भाई मैं मुंह से निकाल लेता हूँ कुछ भी,
ज़्यादातर तो डांट ही देता हूँ, नहीं पढ़ते तो मैंने बोल दिया, आवाज़ गई, नहीं, फिर टकराए से शू वापस आ गई मेरे पास और मेरे कानों को सुनाई थी। भाई साहब इसे जाने में जो दूरी लगी एस दूरी थी और ये वापस दूरी से आ गया एस दूरी है, ये टोटल चला 2s, चला नहीं चला, ठीक है। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। मान लिया मैंने स्पीड, किसी स्पीड से तो बोला होगा, मैंने लिख दिया v, स्पीड या वेलोसिटी। टाइम की बात की जाए तो मैंने बोला, बोलने के बाद जब आवाज़ गई, दीवार से टकराई और वापस मेरे कानों को सुनाई दी, मैंने अपनी घड़ी से टाइम नोट कर लिया, ये हो गया t। और मुझे यहाँ से v की वेलोसिटी मिल गई 2s डिवाइड बाई टी। v की वेलोसिटी, सॉरी क्या क्या बोल जाता हूँ अरे यार बावला ये विष्णु, क्या क्या करता है तू, ठीक है। चलिए, ठंडे के दिमाग में तेरा भी दिमाग जम गया ठंड में, हाँ ठंड में दिमाग जम गया लगता है मुझे भी। चलिए, यहाँ पर है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, जो मैं बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की आवाज़, कुछ भी कह दीजिए, उसका फॉर्मूला हो गया 2s/t। टाइम आपके पास है, घड़ी बांध के रखो, ठीक है। अभी तो वैसे ही बुरा चल रहा है हमारा, अच्छा वक्त बनाना है तो टाइम की जरूरत पड़ेगी, घड़ी की जरूरत पड़ेगी, टाइम देखते रहना आपको। तो टाइम देखा हमने, दूरी मुझे पता ही है कि भाई मेरी दीवार से जाके टकरा के आया ही है और तो कुछ है नहीं सामने, तो दीवार से आएगा तो दीवार से मेरी दूरी कितनी है मैं लिखूंगा और मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा, मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा निकल कर। सिंपल सी फिजिक्स है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मजा आ जाए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं समय की। समय को हम लिखेंगे कैपिटल T से और कैपिटल T को हम नापेंगे सेकंड में। अभी घंटा यानी आवर, मिनट, महीना, साल, ये सब भी तो समय के ही मात्रक है, समय की यूनिट ही तो है। अरे एक साल 365 दिन को ही तो बताता है, एक 24 घंटे भी तो एक दिन को बताता है, बट हमें नापना किसमें, सेकंड में ही लेना है, यही हमारे स्टैंडर्ड। अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चौथा, न्यूमेरिकल्स में जो बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं उनकी गलतियां यही है कि सेंटीमीटर में उन्हें दिया होता है तो सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं, मीटर में दिया होता है मीटर में सॉल्व कर लेते हैं, ग्राम में वैल्यू याद है, किलोग्राम में बदलना भूल जाते हैं, आंसर किलोग्राम में है तो ग्राम में, और आंसर किलोग्राम में दिया होता है, या फिर किलोग्राम में सब कुछ याद है लेकिन ग्राम में हमें याद नहीं है तो फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने आप में, ठीक है। ध्यान रखना है कि भाई ग्राम से किलोग्राम बनाना है तो क्या है, किलोग्राम से ग्राम में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है इनके बीच में, कैसे हम किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समय की यदि बात की जाए, समय के बाद आता है हमारा ताप। ताप को हम लिखते हैं T से। समय को मैं कैपिटल T स्मॉल t भी लिख सकता हूँ। मैं फिर कह देता हूँ कई टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कई टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, मैं एकदम सिंपल कि बस बच्चे को एक बार में घुस जाए दिमाग में। इधर क्या सोच के तुमने अंदर घुसाया वो मायने नहीं रखता, क्या सोच कर, क्या सवाल को देखकर तुमने अपना दिमाग घुमाया और फिर कैसे आंसर लाए वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। चलिए, तो मैं ताप की बात करूँ तो ताप को लिखेंगे हम केल्विन में। आप कुछ कहेंगे सर सेंटीग्रेड में भी लिखो, अरे सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे ना भाई, कहाँ जल्दी है, भागे थोड़ी जा रहे हैं, इधर ही तो है, ठीक है। बस तुम्हें बुझाया ना, समझ में आया ना भाई, बुझा गया ना, बस बुझाना चाहिए और क्या, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ताप के बाद द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, इसके बाद हम यदि बात करते हैं तो आएगा आपके पास ज्योति, तीव्रता। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरे मैंने तो इंग्लिश में लिखना भूल गया मैं इसको बोलते हैं भाई मास, इसको बोलते हैं लेंथ। तो क्या है, मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था अभी अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो ये आ गया, इसको बोलते हैं टाइम, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं CD, इज फॉर कैंडेला, CD फॉर कैंडेला, कैंडेला से डिनोट करते हैं, मतलब कैंडेला में मापते हैं, यूनिट इसकी कैंडेला है, CD में डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। पदार्थ की मात्रा, राइटिंग पे मत जाना भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा ही लिखा जाता है, क्या करूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, इसे आप लिखेंगे मोल। इसमें और इसमें भी फर्क है, जो आप लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो आपको पता होगा, अपने सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको पता होगा,
और यदि आपने नीट IIT की तैयारी करे तो भी आपको पता होगा कि भाई ये द्रव्यमान है, ये किलो है। मैंने कहा 2 किलो चीनी, ये 2 किलो है। ये पदार्थ की मात्रा जो मोल में लिखी जाती है, ये लिखी जाती है अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। कहीं आपने सुना होगा अवोगाद्रो संख्या, सुना है ना, अवोगाद्रो नंबर सुना होगा, कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में आता है विद्युत धारा, जे हो इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ही मोबाइल चार्ज है। लाइट भी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट से आ रही है, जिसे हम I से लिख सकते हैं, ठीक है, ये लो। और यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट को लिखूं एम्पियर में डिनोट, मतलब इसको नापा जाएगा, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाएगा, और ये होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज है। अब आप सोच रहे होंगे सर आज इतने ढीले ढीले से कैसे पढ़ा रहे हैं? अरे ढीले ढीले नहीं पढ़ा रहे यार, आज का टारगेट पहले से फिक्स कर रखा है मैंने कि मुझे कहीं जाना भी था, इमरजेंसी काम में। पहले सोचा कि आज क्लास दूँ ना दूँ, लेकिन फिर बोला था कि क्लास तो देनी है, और मूड भी आज ऐसे ही था। आज पता है ना, पता ही होगा, नहीं पता है, नहीं पता, अरे न्यू ईयर है भाई, मुझे भी तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिलना है, जमाने हो गए दोस्तों से मिले हुए। तो सोचा क्यों ना आज स्टोरी पे बात की जाए, कॉन्सेप्ट पे बात की जाए। कॉन्सेप्ट को पढ़ डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, झिंगा लाला, समझ गए? तो आपको कॉन्सेप्ट को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते। यदि आपने स्किप कर दिया, एक मूवी चल रही होती है एकदम बढ़िया तरीके से, और आप बीच में से किसी पार्ट को मिस करके स्किप करते हैं, आगे कर देते हैं, तो फिर गड़बड़ा जाता है मैटर, तो भाई गड़बड़ा जाएगा। इसलिए नॉर्मल बेसिक, आज पहली क्लास है, मिलते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। तुम भी ज़्यादा दिमाग पे मत जोर डालो रे, इंजॉय करो। कल से तो फिर वही बात आएगी, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी मूल राशियां हैं। इन्हें इंडिकेट करने के लिए, इनको अपने बारे में बताने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ऑन अदर्स, सिंपल सी बात है। तो यदि ये इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है ना, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं। फोन आ गया, चलिए वो फ़ोन आ गया था, तो अब एडिटिंग में करूँगा कुछ, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं बीच में, क्या करें, बड़े होने के बड़े नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। चलिए पढ़ लो। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यदि हम बात करें, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है, व्युत्पन्न राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जिनके बारे में समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल समझ गए ना, नींव। तो मान लो मुझे न्यूटन को समझना है भाई, न्यूटन मात्रक होता है फोर्स का, बल का, पढ़ा होगा आपने। लेकिन न्यूटन के अंदर छिपा होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यदि इसके अंदर छिपा हुआ है, तो यानी न्यूटन को समझने के लिए मुझे केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि सिंपल सी बात है। मुझे द्रव्यमान, लंबाई और सेकंड यानी टाइम की जरूरत पड़ेगी। इधर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई? तो मुझे न्यूटन समझने के लिए जरूरत पड़ी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, मूल राशियों की। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज और इन्हें बोलते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 होती है, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, जैसे यहाँ पे देखो ज्योति, अब ज्योति जी बुरा मान जाएगी कि मेरा नाम इन्होंने ढंग से नहीं लिखा सर ने। अरे ज्योति जी जरूरी है, ज्योति वो तो रहनी चाहिए, ठीक है। चलो समझ गए। मुझे चाहिए जूल को समझना है, जूल। तो जूल अंकल को समझने के लिए, मुझे जरूरत पड़ेगी न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन को समझने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में मुझे जरूरत पड़ेगी एक साथ में मीटर और है ये लो। यानी जूल अंकल को समझने के लिए भी मुझे केजी मीटर और सेकेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे मेरी बात सुने, इसलिए इन्हें हम बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। आगे मेरी बात सुने। चलिए अभी केवल आज बेसिक है, आपको नोट्स कुछ नहीं लिखने हैं, ठीक है। आप बस समझ लीजिए, केवल इनका नाम लिख लीजिए ना। आप जिन किताबों को फॉलो करें, जिन किताबों से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं केवल एक क्लास इसमें खराब करना चाहूँगा, ज़्यादा खराब नहीं करूँगा। इसे मैं खराब भी नहीं कहूँगा, बट बहुत लोग ऐसे हैं जैसे लैब असिस्टेंट वाले हैं या फिर सेकंड ग्रेड वाले हैं जो बायो से पढ़े हुए हैं, BSc वगैरह कंप्लीट है, BSc MSc, लेकिन उनकी फिजिक्स बहुत दिनों से छुट्टी हुई है, तो शायद
दिमाग से ना निकल जाए, कईयों का दिमाग से निकल ही जाता है भाई, मेरे ही निकल जाता है, बहुत कुछ निकल जाता है। बोलना राम होता है, बोल श्याम देता हूँ, पता नहीं क्या होता है कभी कभी, कि दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बोला मैंने बोला ना, भूला नहीं बनना है भाई, ठीक है, तो भूल जाता हूँ फिर मैं। तो याद रखना थोड़ा सा तो हो जाता है कभी कभी, तो याद रखना जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक बता दिया, ठीक है। चलिए, इनको सबको नापने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यूनिट की, भाई मात्रक की। जैसे न्यूटन, मैंने यहाँ न्यूटन जो बोला था वो था बल, जूल जो बोला था मैंने वो था ऊर्जा, एनर्जी। जूल जो बोला था वो था एनर्जी, समझ गए मेरी बात? जूल जो बोला था वो था एनर्जी। तो एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे जूल की जरूरत पड़ी भाई, फोर्स को बताने के लिए मुझे न्यूटन की जरूरत पड़ी। तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी था, न्यूटन उसकी यूनिट है, मात्रक है। वो अलग बात है कि मुझे किसी भी फोर्स को समझने के लिए मुझे केजी की, मीटर की और सेकेंड स्क्वायर की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए वो जो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, जब आप सोचोगे सर केजी तो फंडामेंटल यूनिट्स है, अरे भाई मैं किलोग्राम कहना चाह रहा था, यानी द्रव्यमान कहना चाह रहा था, शॉर्ट में समझ जाओ यार, समझाने के लिए था। अब मैं प्योर किलोग्राम बोलता तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखो सिंपल भाषा में जो समझ में आ जाए ना वही जरूरी है, बस समझ में आ जाना चाहिए। और इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे सवाल बनने लग जाए, हमसे न्यूमेरिकल बनने लग जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल देखते हमें राक्षसों जैसी फीलिंग आती है भाई। सामने कोई राक्षस है, अरे छोटा सा बच्चा मारा जाएगा, अरे राक्षस भैया बचा लो, ऐसा नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल बड़े अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। पता है तुम्हें सबसे बड़ी बात, न्यूमेरिकल जब आपसे किसी सवाल के तौर पे पूछे जाते तो आधा डेटा खुद साथ लाते कि भाई तेरे हेल्प के लिए मैं हिंट साथ लेकर आया हूँ, लेकिन बस उसे हिंट को समझ ले रे। गेम देखा है ना कभी कभी, वो किसी रियलिटी शो में ऐसा आता है कि आपको इशारे कर करके बताने होते हैं और सामने वाला नाम समझता है ऐसा करके, तो ये भी इशारे करता है ना, लेकिन हम इशारे समझते नहीं। हम तो वो गुरु रंधावा का वो जो एक गाना है, ऐसा गुरु रंधावा का ही होगा मेरे हिसाब से, इशारे तेरे कंगने दे, कुछ ऐसा है ना, हम तो वो इशारे समझेंगे, या बाबू सोना वाले इशारे आएंगे हमारे दिमाग में, एक बार में फटाक से समझते बेटा जरूर कोई ना कोई चक्कर है। अरे भाई मेरे ये चक्कर ही मारेगा तेरे को, पढ़ ले, वरना चक्कर के साथ घूमेगा तू, और चक्कर खा खा के घूमेगा, और चक्कर खा खा के गिरेगा धड़ाम से, ठीक है। चलिए यूनिट्स की बात करते हैं। तो हमें मूल राशियों को समझने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार इधर वापस थोड़ा सा ले लेता हूँ रिमाइंड में, मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज आई थी हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने न्यूटन लिखा था, असलियत में वो बल था, यहाँ पर जूल लिखा था वो असलियत में ऊर्जा था यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था बल की और ऊर्जा की। न्यूटन और जूल मैंने एज ए मात्रक की बजाय मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया जूल, ताकि आप डायरेक्टली समझ लें। न्यूटन यानी बल होता है, जूल यानी ऊर्जा, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यानी ऊर्जा को समझने के लिए, न्यूटन को समझने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही थी, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मत कहना सर एम को आगे कर दिया, अरे यार एक ही बात है, इधर नहीं तो इधर लिख लो यार, ये लो। तो मुझे केजी यानी मुझे द्रव्यमान की जरूरत पड़ रही थी, मीटर यानी मुझे लंबाई की जरूरत पड़ रही थी, और सेकंड यानी मुझे समय की जरूरत पड़ रही थी। यानी बल को समझने के लिए मुझे द्रव्यमान, लंबाई और समय का सहारा लेना पड़ेगा भाई, लेना पड़ेगा। इसलिए इनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि इनको समझने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको इंडिकेट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ जाती है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो यार मैं बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। यूनिट्स की बात करते हैं। मात्रक समझ ही गए होंगे भाई। ये जो हमारी क्वांटिटीज है, जो भौतिक राशियां हैं, ये ग्रुप है जिसमें बल, विस्थापन, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, एरिया सब ठूस के भर दिया हमने, उस ग्रुप का नाम निकाल दिया हमने फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। लेकिन इनको पता कैसे लगे कौन सा एरिया है, कौन सी लेंथ है, कौन सा मास है, कौन सा द्रव्यमान है, कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा वॉल्यूम है, आयतन है। तो उन चीज़ों के लिए फिर हमने क्या किया, यूनिट्स का सहारा लेना चालू किया, ठीक है। चलिए, यूनिट्स दो तरह की होती है मात्रक। एक होता है फंडामेंटल, नाम से पता लग गया होगा आपको, फंडामेंटल यानी मूल मात्रक। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है, क्लास शायद लंबी हो सकती है इसलिए। और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों की मात्रक ही मूल मात्रक है। मूल राशियां कौन कौन सी होती है, द्रव्यमान यानी किलो, लंबाई यानी मीटर, समय यानी सेकेंड, टेम्परेचर यानी केल्विन यानी मोल यानी कैंडेला, और यार एम्पियर, समझ गए।
बट व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे न्यूटन, जूल, मीटर पर सेकेंड, पास्कल, ये सब ये इसमें आ गए भाई, समझ गए। इसलिए मैंने वहाँ पे बल पे न्यूटन लिख दिया था, और यदि आपको ऐसा लगा हो कि सर ने गलती कर दी तो माफ़ी चाहूँगा, बट वो फ्लो में भावनाओं में बोल के कि यार न्यूटन बोल के मैंने डिराइव्ड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना, थोड़े समझदार है आप भी, ठीक है, थोड़े क्या पूरे ही है। चलिए ऐसे में मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ साथ में, मात्रकों को नापने के लिए, मात्रक अब अलग अलग व्यक्ति आए कि मैं ये मात्रक दूंगा, मैं ये मात्रक दूंगा, मैं वो दूंगा, कोई ग्राम नापेगा, कोई किलो नापेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होता तो फिर किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, हमने सबका सुना तो भाई एक यूनिट निकल कर आई, CGS मात्रक, C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, S यानी सेकेंड, CGS मात्रक निकल कर आए, ठीक है। CGS मात्रक को शायद गाउसीय विधि कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, सेकेंड यूनिट एक आई MKS, CGS यानी चलो गांव की सैर पर, चलो गांव की सैर पर, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। फिर आया मैं करूंगा सैर, सैर यानी घूमना, सैर नहीं है ना, वो सिद्धू साहब वाला सैर नहीं कह रहा हूं मैं इधर, शेर वाला शेर, ठीक है, ये शेर नहीं कह रहा हूँ। कोई सोचेंगे सर तो टाइगर की बात करें, अरे पहले पढ़ लो, टाइगर बाद में बनेंगे तभी बोलेंगे टाइगर जिंदा है, अभी टाइगर सोया हुआ है। M की बात की जाए हमारे पास, M फॉर मीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मीटर समझ गए होंगे आप, एक इंग्लिश में एक हिंदी में लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ किलो। अब ये मत समझना सर को तो इंग्लिश ही नहीं आती, ठीक है, समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं भाई। यहाँ पे आ जाओ सेकेंड, ठीक है, ओहो अंग्रेजी लिख दी अब की बार तो, अरे बाबा 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 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते भाई, तीसरा FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, अंग्रेजों की है ना इसलिए इसको अंग्रेजी में लिखते हैं, और S फॉर सेकेंड। ये हमारे ज़्यादा काम में नहीं आती, हम लेते भी नहीं है इसको, ठीक है। अब बात बच गई CGS और MKS। CGS और MKS के बीच का रिलेशन 10 की घातों का है, यानी जैसे मैं बात करना चाहूँ 10 की घातों की, यानी 1 किलो है, 1 kg, इधर किलो से तो इधर ग्राम से लिखना पड़ेगा ना भाई, ग्राम से, और ग्राम को लिख सकता है 10 की घात 3 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 मतलब होगा 1000 ग्राम, तो भाई 10 की घात 3 है ना, तो यहाँ पे 10 की घात 3 आ गई, तो ग्राम और किलो का रिलेशन 10 की पावर 3 में है, 10 की पावर 3 में है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, दिमाग में बैठ गया, चलिए ठीक है। फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो चलो काम में नहीं लेनी है, कई लोग ये ले रहे, कई लोग ये रहे, तो फिर हमने इन सब का बाप काम में लिया, इन सब का बाप शहंशाह, नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं SI यूनिट्स, SI मात्रक। SI मात्रक अच्छे थे, सुविधा अनुसार है, बढ़िया है, मज़ा आता है। एक हो गया सर क्या ये कोई खाने की चीज़ है क्या, अरे नहीं यार, ये असलियत में क्या है, जैसे मान लो मैंने एनर्जी को लिख दिया न्यूटन मीटर में, किसी ने लिख दिया जूल में, किसी ने लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसी ने लिख दिया कैलोरी में, अरे ये सभी ऊर्जा की तो मात्रक है। तो इन सब के बजाय हम जूल प्रीफर करते हैं SI मात्रक में, ताकि हमको क्या हो, सुविधा हो। अरे भाई जब मैं शुरू में पढ़ने लगा था तो मुझे लगता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV कुछ अलग ही चीज चलिए, वोल्टेज है ये तो, एक इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज है। बाद में पता लगा यार वोल्टेज कहीं ना कहीं घूम फिर के एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, यानी असलियत में ये एनर्जी है। बहुत देर बाद समझ में आया, जब तक मेरी 11वीं जा चुकी थी, ऐसे ही समझ गए, क्लियर है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो, हमने फिर यूज़ किया SI यूनिट, ये शहंशाह है, हम SI यूनिट्स यूज़ करते हैं, और SI यूनिट्स में ज़्यादातर वही यूनिट्स काम में ली जाती है जो MKS यूनिट में काम में आती है। तो हम कह सकते हैं कि MKS यूनिट में काम में ली जाने वाली यूनिट्स हम किस में कह सकते हैं, SI यूनिट्स में। अब ये मत कहना सर का वीडियो वायरल कर दो फटाफट, अरे कर दो यार, मैं तो मैं ही चाहता हूँ थोड़ा सा वायरल हो, ठीक है, कुछ कांड वांड करके वायरल नहीं करवाना, ठीक है, अच्छा पढ़ाते वायरल करवाना है। तो यहाँ पर MKS जो यूनिट है, सिंपल सी बात है, MKS यूनिट में ये मत सोचना कि सर ने कहा था MKS यूनिट जो काम में ली जाती है वही SI यूनिट होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि
एम के यूनिट में जिन यूनिट्स को हम काम में लेते हैं, यानी जिन यूनिट्स का हम सहारा लेते हैं, द्रव्यमान को किलो में लिखते हैं, समय को सेकंड में लिखते हैं, तापमान को केल्विन में लिखते हैं, ये सब यूनिट्स हम एसआई यूनिट्स में भी वही है। तो एसआई यूनिट्स जो है एम के यूनिट से बहुत मिलती जुलती है, बहुत मिलती जुलती है। कभी सास भी कभी बहुत ही, ये सास ये बहू, कभी सास भी कभी बहुत ही, है ना। ऐसे यार नाटकों के नाम याद आ जाते हैं। एक बार मैं देख रहा था, घर में रोटी चढ़ा दी मम्मी ने तवे पे और कह रही थी खाना खा ले। मैं बैठा, सोया नागिन, मतलब क्या ही कहूँ उसके बारे में। जैसे ही नागिन सोया, ऐसा मम्मी जी देखो ये गई दूसरे रूम में जाके नागिन देख रही है। दूध चढ़ा हुआ था, दूध उबल उबल के बाहर आ रहा है, रोटी पीछे से जल गई। और फिर पता नहीं उसमें क्या हुआ, ऐसा कोई नागिन वागिन को शायद पकड़ लिया होगा किसी ने, कोई तो नेवला या सपेरा होगा जिसने पकड़ लिया होगा, वरना मुझे नहीं पता, मेरे को थोड़ा मजा कम आता है इन नाटकों में। तो जैसे ही मैंने मम्मी का दिमाग खराब देखा, मैंने पूछा क्या हुआ, पता लगा कि नागिन के साथ बुरा हुआ, नागिन को पकड़ लिया गया है। भाई साहब उस दिन बड़ी हालत खराब हुई, मेरे को जली जली रोटी खानी पड़ी, क्या करे। उस दिन के बाद सोचा कि नागिन तेरे से बदला लूंगा, तेरी वजह से रोटी खानी पड़ी। अगले दिन टीवी खराब, ना नागिन आएगी ना जली रोटी खाने को मिलेगी। भाई साइंस लगानी पड़ती है ना कभी कभी, समझ गए। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी मैं बात और कर लेता हूँ, उसके बाद आज यही स्टॉप करेंगे क्योंकि कल डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, यूनिट्स का एक पार्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यूनिट्स, सप्लीमेंट्री वो एग्जाम में आते हैं ना, सप्लीमेंट्री आ गए, हम कंपार्टमेंट, अरे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम दूसरे वाले को बोलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पूरक मात्रक। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं जिक्र कर लेता हूँ अपना, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यदि कई चीज़ें बता भी देता हूँ, कई छिपा भी लेता हूँ, जैसे क्योंकि एम मास द्रव्यमान, मैं कहूँगी ये भी दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इनर्शियल, एक होता है गुरुत्वीय, एक होता है जड़त्वीय। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अल्लू द्रव्यमान भी दो दो हो गई इधर, हमने तो एक ही पढ़ा था। अरे यार, जब आप W बराबर mg यूज़ करते हैं तो इस m को हम लिखते हैं ग्रेविटेशन में, लेकिन जब आप F इक्वल टू ma यूज़ करते हैं तो ये लिखा जाता है इनर्शियल। अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो बराबर ही है। अरे भाई इसके बारे में बात करेंगे, ये बराबर है या नहीं है, क्या फ़र्क है दोनों में और क्या सेम है, क्यों इसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं, क्यों इनर्शियल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे रे। पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। बस प्रोग्राम को चालू रखो, ठीक है, उठा के रखो, माहौल बना के रखो, ठीक है, तभी मजा आएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है उसमें दो आती है, मैं दोनों के बारे में ढंग से इधर लिख देता हूँ क्योंकि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये होता है रेडियन, ठीक है। ये होता है स्टेरेडियन, STERADIAN, थोड़ा सा स्पेलिंग सभी लिख देता हूँ मैं कभी कभी, स्टेरेडियन समझ लेना, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या क्या लिख देता हूँ भाई, क्या स्टेरेडियन मैं यहीं छोटा कर देता हूँ इसको ताकि मेरे को जगह मिल जाए। अब ये मत सुनना सर को स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग आप अपने बुक से देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर थोड़ी लानी है इधर मुझे, ठीक है। चलिए, रेडियन, इसको मैं नियम के हिसाब से कह सकता हूँ 2D एंगल कोण, ठीक है। एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, BET ऊपर छोटा सा एन, बिटवीन, कई लोग बिटवीन को ऐसे भी लिखते हैं, बिटवीन टू प्लेन्स, दो तलों के मध्य, यहां लिख देता हूं, दो समतल लिख देता हूं, है ना, समतल थोड़ा ठीक रहेगा, समतलों के मध्य कोण। समतल बोलो या दो लाइन बोल दो, तो मान लो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ये ऐसी है, तो ये जो एंगल बन गया है इसे हम लिखेंगे थीटा। ये होता है रेडियन में, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो मान लो मैं यहाँ से घूम रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ से भागता भागता इधर आया, एक सुपरमैन अंकल इधर बैठे थे, उन्होंने मुझे देखा, भाई मैं पहले यहाँ था उनके नज़रों के सामने, नज़र के सामने आ गया,
मैं यहाँ आ गया, अब पता नहीं आगे क्या आता है, नज़र के सामने, नज़र से दूर, नज़र के पास, पता नहीं कुछ तो आता ही होगा। चलिए इधर आ जाओ। अब तो इसने बना दिया एंगल थीटा, मैंने यहाँ से आर्क ले लिया जिसका नाम दे देता हूँ मैं एस, त्रिज्या मेरी है आर, तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ 4 त्रिज्या एस अपॉन आर। फॉर्मूला यहाँ से बनता है, फॉर्मूले की सख्त जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसके बारे में। कुछ एंगल वेंगल की बात अभी और आगे पढ़ेंगे। रेडियन के बारे में मैं इधर थोड़ा इधर का काम कर देता हूँ। स्टेरेडियन की बात करते हैं। स्टेरेडियन जो होता है 3D एंगल होता है, एक तरीके से 3D एंगल। इसे घन कोण भी कहते हैं, यानी मैं क्यूब एंगल भी कह सकता हूँ, बट क्यूब एंगल अच्छा नाम नहीं लगेगा, सॉलिड एंगल बोल सकता हूँ इसको, सॉलिड एंगल ये कह सकता हूँ। ये क्या होता है, आप एक गोला ले लीजिए भाई, ऐसा ऐसा गोला ले लीजिए, ऐसा गोला ये ले लीजिए, मैंने गोला ले लिया ऐसा, ये गोला बना हुआ है इसका, ऐसा गोला जानते हो ना, गोला स्पेयर, गोला, सर्कल नहीं रही, वृत्त नहीं, अरे बाबा गोला, गोला कंचे खेलते ना कंचे, वो गोले, ठीक। आधा काट दिया मैंने, ये मान लो सेंटर उस गोले का, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट आके मिलके उसके साथ एक एंगल बनाएंगे। वो एंगल जिसमें नापा जाएगा उसे बोलेंगे स्टेरेडियन। नहीं है ना सोने, नहीं है ना, खोलाते चलो बढ़ाते। आइसक्रीम का कोन खाया ना तुमने, आइसक्रीम का कोन, ये होता है आइसक्रीम का कोन, ऐसे। ये तो मैं पूरी लाइनें बना देता हूँ, ये मुझे आगे से दिख रही है, ये 2 लाइनें, और इस साइड वाली लाइन मुझे दिख नहीं रही है, इसलिए मैं इसे डॉटेड बना देता हूँ। 3D टाइप का है ना, थोड़ा पेंटिंग मेरी खराब है। बचपन से क्या है, मैं कार्टून बनाता था पहले, कार्टून बड़ा इंटरेस्ट रहता था कार्टून्स में, सबको रहता है कार्टून नेटवर्क में, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था। तो कार्टून बनाते बनाते कार्टून जैसा ही हो गया मैं, मेरे डायग्राम तो उससे भी खतरनाक कार्टून हो गए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो एरिया बनेगा वो बनेगा DA, और ये जो सेंटर के साथ इसने एंगल बनाया, ये एंगल ऐसे मैं ले लेता हूँ इसको, थोड़ा सा एंगल यहाँ बनेगा स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन जो एंगल बनेगा, यानी सभी पॉइंट्स ने यहाँ पे देखो, सभी इस साइड ने भी एंगल बनाया, इस पॉइंट ने भी बनाया, इस पॉइंट ने भी बनाया, इस पॉइंट ने बनाया, जो एंगल बनाया एरिया यहाँ से DA ही है आपका। तो एंगल जो स्टेरेडियन में आएगा, स्टेरेडियन में वो आएगा DA अपॉन R²। एरिया डिवाइड बाय त्रिज्या, रेडियस, एरिया डिवाइड बाय रेडियस, एरिया डिवाइड बाय रेडियस, एरिया डिवाइड बाय रेडियस, ठीक। अब कई किताबों में इस एरिया के बारे में भी लिखा हुआ है। एरिया क्या है, ये एरिया जो है जिस पोर्शन का आप एंगल निकाल के ला रहे हैं, जैसे ये ऐसे शू हो रहा है ना इधर गोला, ऐसे शू सभी साइड से एंगल बनाए, तो ये एंगल बनाया है उसमें वो सामने वाला एरिया भी तो दिख रहा है तुम्हें, ऐसे भी प्रदीप दया कुछ तो है। तो वो जो सामने वाला है, सामने वाला उसका जो एरिया है, वो एरिया हम मानते हैं कि स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, या स्क्वायर के इक्वल होगा, और वो स्क्वायर जो है वो रेडियस साइड का होगा, जिसकी साइड, जिसकी भुजा किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये सभी पॉइंट्स इधर इधर आके एक एंगल कहीं ना कहीं डालेंगे, ऐसे करते करते 3D व्यूज देखो ढंग से, 3D के अंदर देखना ऐसे करके, ये एंगल यहाँ बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे है, क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, 3D एंगल, ठीक है। स्टेरेडियन में नापते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका जिक्र नहीं है, जहाँ इसका जिक्र ज़्यादा आएगा हम वहाँ बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए करिए, ठीक है, और उसके बाद में से नोट कर लीजिए करिए साथ के साथ में। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी मिटा दिया था, थोड़ा सा रिवाइंड ले लेना, थोड़ा सा पीछे ले लेना, पीछे लेकर फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। आज की बात कहानी समाप्त होने वाली है। इस कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने कहा स्टेरेडियन की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बात कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा स्टेरेडियन की नहीं, रेडियन की जरूरत पड़ती है। और कई बच्चों को पता नहीं होता रेडियन को कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं रेडियन को कन्वर्ट करना दिखा देता हूँ। रेडियन को आप कन्वर्ट करिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ये ध्यान रखो। डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, ये मत सोना ओ बना दिया, अरे जल्दी जल्दी लिख दिया यार, रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो यहां पे देखो मैं बात बताऊं आपको, 180 डिग्री जो होता है उसको हम बोलते हैं पाई रेडियन, पाई रेडियन। ये लो यार, पाई रेडियन। यदि मुझे 1 डिग्री लेनी है तो मैं लिखूंगा पाई बाई 180, जिसे मैं लगभग सॉल्व करूंगा तो ये 1.79 इंटू 10⁻² कुछ ऐसा आएगा, मुझे याद नहीं रहता, मैं तो सॉल्व ही कर लेता हूँ फटाफट, बट 1.7 तो आना ही चाहिए, 10⁻² या कुछ ऐसा है, वो आप यहाँ पर देख लेना, रेडियन में आ जाएगा निकल कर, ठीक है। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं फटाफट कैलकुलेट कर लूँ, बट आप ये मत सोचना मैथ्स सर की खराब है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये लो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, ये
इसे आप चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। ये जो 1 डिग्री एंगल है, इस 1 डिग्री के अंदर असलियत में 60 मिनट भी छिपे होते हैं। मिनट आप कभी देखना एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में, कि मिनट सेकंड ऐसे में हमारे जो लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड से अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, मिनटों में ऐसे बताते हैं राजस्थान की स्थिति कितनी है, भारत की स्थिति कैसे, ऐसे करके, तो वो यहाँ पर है। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो यदि मुझे 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट में तो रेडियन हो गया 1/π/180। अरे भाई हुआ ना, 1 डिग्री ये है तो 60 मिनट भी तो यही है। तो तुम 1 मिनट का चाहते हो तो 60 का डिवाइड दोगे, नीचे आ जाएगा 60। तो आप वैल्यू के ऊपर ये देख लेना अप्रोक्सीमेटली, उसमें 60 का डिवाइड ले लेना, ठीक है। यहाँ से लेकिन सॉल्व हो जाता है, फटाफट आ जाते हैं आंसर। मैं थोड़ा और आगे बता देता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड में होते हैं। ये जो 2 बार डेज है ये सेकंड के लिए है। तो आपको यदि 1 सेकंड का चाहिए तो आप π/180 × 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 60 को और नीचे ले गया तो ये 1 सेकंड का निकल के आ गया। तो यदि मैं 1 डिग्री की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा π/180। यदि मैं 1 मिनट की बात करूंगा, 1 डिग्री की बात करूंगा, π/180 लिखूंगा। 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं, 1 मिनट को हम बोलेंगे π/180 × 60, और 1 सेकंड को हम बोलेंगे π/180 × 60 × 60। आगे मेरी बात सुने, 2 छोटी छोटी और चीज़ें बता देता हूँ। एंगल की बात आ गई तो जरूरत पड़ेगी तुम्हें। जब हम सवाल करेंगे तो अधिकतर सवाल आएंगे आपके 37 डिग्री और 53 डिग्री से, कई जगह आपको मिलेगा। तो जब यहाँ पे 37 डिग्री बने, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो सबने पढ़ी होगी ना, पाइथागोरस प्रमेय, वो बेसिक मैथ्स है, थोड़ा सा आप उसको देखना, अपनी किताबों से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिला इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक फिक्स बनेगा, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं ना, ट्रिपलेट भी बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, हाँ ठीक है, ट्रिक बोलते हैं। 3 4 5, 37 के सामने 3 होगा, नीचे 4 होगा, इधर 5 होगा, फिक्स है। और यदि आपके पास 53 डिग्री आ जाए तो सामने 4 होगा, 3 होगा और इधर 5 होगा। अब आप सोचेंगे 37 और 53 कंफ्यूज क्यों करें, क्योंकि कई जगह सवाल जो दे रहेंगे वो 37 डिग्री और 53 डिग्री में रहेंगे। और तो हम क्या करते हैं, वो साइन थीटा कोस थीटा की टेबल होती है वहाँ से लिख देते हैं, बस 37 और 53 को समझने के लिए हमें यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। तो खूब सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास से चालू हो जाएंगे। हमारे नीट IIT में आए हुए पेपर्स के न्यूमेरिकल करेंगे, आपके लैब असिस्टेंट में और सेकंड ग्रेड में आए हुए न्यूमेरिकल देखेंगे। ऐसा मत सोचना कि सर सेकंड ग्रेड का करे, ये नीट में आएगा क्या नहीं आएगा। अरे भाई सेकंड ग्रेड में जो तुझसे पूछा जाएगा वो नीट में भी आता है, उसी लेवल का आता है। तो पहले लेवल कंप्लीट कर ले मेरे भाई, फिर बाद में करना, बाकी तो एनालिसिस बाद में करो, पहले उसे सीखो समझो, ठीक है। तो 37 छोटा एंगल है तो सामने 3 रहेगा, 53 बड़ा एंगल है तो सामने 4 रहेगा, यानी बड़ी साइड है तो बड़ा एंगल है, छोटी साइड है तो छोटा एंगल है। 37 और 53 का मैंने यहाँ पे बता दिया है, और ये आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बता दिया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटी क्यों नाम लेते हैं हम उनको, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने बात की यूनिट्स की। यूनिट क्या क्या है, फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, एक ये 2 सप्लीमेंट्री है। देयर इज स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल बट हायर डिफरेंस कह सकते हैं। स्मॉल बट हायर मतलब स्मॉल है लेकिन बड़ा जरूरी है, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। स्टेरेडियन एंड रेडियन होता है। रेडियन 2 प्लेन के बीच में बनता है, 2 लाइन के बीच में बनता है। स्टेरेडियन 3D टाइप एंगल है, सॉलिड एंगल हम कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है DA/r², स्टेरेडियन का, ठीक है, DA/r², एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। जबकि जो हमारा रेडियन होता है वो होता है हमारे पास आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है, ये भी हमने बात की। फिर हमने यहाँ पे बात कर ली कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि जरूरत पड़ती है रेडियन को कन्वर्ट करने की, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप कई लोग कहेंगे कि सर रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर रहा हो, तो बेटा जी कुछ नहीं करना आपको। जैसे आप 180 को पाई से करते हो, वैसे आप रेडियन की बात कर लो, π/180, पाई को 180 डिग्री लिखते हैं, पाई रेडियन है यहाँ पे, पाई रेडियन है भाई। तो 1 रेडियन जो होगा वो होगा 180 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। तो आप 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते जाइए, कहानी को आगे बढ़ाते जाइए। एक सिंपल ट्रिक और बता देता हूँ जो मुझे याद रहती थी, केवल मैं उसी से सॉल्व करता था। यदि मुझे कभी 30 डिग्री दिया हो तो जब मैं इसको π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, सॉरी 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, सही है ना, सही है सही है सही है, 1 रेडियन, अरे मैंने गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। मुझे π/6 को रेडियन को डिग्री में बदलना था। 180 डिवाइड बाई पाई करता था, रेडियन को डिग्री में बदलता था, तो पाई से पाई उड़ा देता था, फिर यहाँ से काटता था 30 डिग्री। जब मैंने शुरू में इसके बारे में सीखा था तब मैंने ऐसे सॉल्व किया। फिर लगाया अपना छोटा सा खतरनाक तेज दिमाग,
और जब उस दिमाग से सीखने लगा तो मुझे ये कंफ्यूज हो जाता था, नहीं है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मैंने क्या किया कि मुझे यदि पाई बाय 6 लिखना है ना, तो मैंने पाई की जगह 180 लिख दी डायरेक्ट। 180 डिवाइड बाय 6, ये बन गया 30 डिग्री, क्लियर कट एकदम। मान लो मुझे लिखना है 2 पाई बाय 3, तो मैंने लिखा 2 इंटू पाई, पाई को लिखा मैंने 180 डिवाइड बाय 3, 3 को काट दिया मैंने यहाँ पे 60, 60 से बन गया ये 120, ठीक है। छोटे मोटे कभी एरर्स कर दिए, गुणा जोड़ बाकी कभी कभी गलती कर देता हूँ मैं, हो जाती है, सबसे ही हो जाती है, इंसान हूँ तो चलेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करते रहना, ठीक है। ठीक है, देखना मज़ा आया वीडियो को तो आपको बताइए क्या करना है। मैं नहीं कहूँगा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। अरे कर रहे बाबा, तेरा जो मन है वो कर। वीडियो ढंग से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और अपने बुक्स उठाकर साथ के साथ चलते रहना है। जहाँ तक कोशिश होएगी मैं यहाँ पे कुछ सवाल भी लाऊंगा, कुछ करवाऊंगा भी, बट देखो हर सवाल को मैं यहाँ पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, वीडियो मुझे रोकना पड़ता है, फिर मैं पूरा सवाल ढंग से लिखता हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो दोबारा चालू करता हूँ, बड़ा टाइम खा जाता है, सवाल भी ढूंढने पड़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आप करिए, जो नहीं आते हैं वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको एक ग्रुप का लिंक दे रखा है जहाँ अपने मन की बात आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक स्टडी टेलीग्राम चैनल का भी मैंने वहाँ लिंक दे रखा है जहाँ पे आप मुझे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितना भी मैं आपको सवाल, क्वेश्चंस, जो भी स्टडी मटेरियल आपको देने वाला हूँ वो सब स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको बुक्स मिल जाएगी, नीट की मिलेगी, IIT की मिलेगी, वो भी डाल दूंगा मैं, PDF भी डाल रहा हूँ, आप आराम से देखिए यार। द कृष्णा क्लासेस को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट करते रहिए और मजे लेते रहिए और जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं संभव क्लास, संभव बेच के सेकंड क्लास में, जहां हम बात करेंगे डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला की। असलियत में डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला हैज अ वेरी हैवी वेटेज, क्योंकि यहां से एक अच्छा न्यूमेरिकल्स बनता है। अभी नीट के अंदर 2 न्यूमेरिकल आए थे इससे रिलेटेड, आसान से फटाक से हो गए, दो कह सकता हूँ, हाँ 2 न्यूमेरिकल आए थे फटाक से, ऐसे मतलब ये लो हो गए, बस इतना ही टाइम लगा। 4 नंबर के न्यूमेरिकल आए, आसान रहा। और आप जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाइयों आपके भी वहाँ से यूनिट्स और डायमेंशन और मेजरमेंट से सवाल आने वाला है, एरर से सवाल आने वाला है। तो हमको पता होना चाहिए कि डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, तो क्यों ना उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते रहे। तो इसलिए मैंने आज बेसिक बताया, ये कंप्लीट करने का जो बेसिक थ्योरी था ये बताया। कल हम बात करेंगे डायमेंशन और यूनिट की, नेक्स्ट क्लास आप मिस मत करना, ठीक है। आपको लगता है कि सर तेज बोल रहे हैं, सॉरी धीरे बोल रहे हैं, वैसे मैं धीरे बोलता नहीं हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि सर तेज बोल रहे हैं, तो फिर उनकी आदत होती है धीरे धीरे मेरे साथ घुलने मिलने की, तो वो समझ जाते हैं। आपको लगता है मैं धीरे बोल रहा हूँ तो वहाँ पर स्पीड को आप बढ़ा लीजिए, तेज बोल रहा हूँ तो स्पीड स्लो कर लीजिए, आराम से पढ़िए लेकिन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।